तो सर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डेली प्रैक्टिस करें और तैयारी को शानदार बनाएं। क्या सही बात है क्या? बिल्कुल सही है। थोड़ी थोड़ी डेली मेहनत कर लो आप तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बहुत शानदार हो जाएगी एग्ज़ाम आते आते। ठीक है, तो रोज़ वीडियो आया करती है शाम के 7 बजे, तो रोज़ देख लिया करो। आंसर तो मैं याद करने मना कर ही रहा हूँ, बस आप वीडियो देख लो, आंसर ध्यान रख लो, रिपीट मोड में चीज़ें चलेगी तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5-6 दिन बाद वापस से मैं कराऊंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आपको क्या याद नहीं हो जाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5-6 मिनट की वीडियो रहती है, देख लिया करो, आपको डेली चीज़ें याद होती चली जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, पहला सवाल आज का है कि निम्न में कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग वो अंग जिसका यूज हमारे बॉडी में और नहीं हो रहा है। पहले हमारे बॉडी में कभी इस्तेमाल होता भी था पर अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अवशेषी अंग एक नहीं है, बहुत सारा है, पर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखो अंगूठा, आपका जो थंब है, इस फिंगर के बगल में जो थंब है, थंब थंब तो थंब का तो इस्तेमाल हो रहा है भाई, थंब का इस्तेमाल हो रहा है ना, थंब का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो अवशेषी नहीं है। कान का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? सुनोगे किससे आप? तो कान का भी इस्तेमाल हो रहा है। रीढ़ की हड्डी का तो भयंकर इस्तेमाल है। ऑप्शन जो अपेंडिक्स बचा बस यही है। तो अपेंडिक्स जो है हमारे वो बॉडी में, इसको पूरा नाम, इसका पूरा नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, वी अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, वी अपेंडिक्स। तो ये हमारे बॉडी में छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक सीकम जगह है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मुलाकात करता है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो जगह का नाम है सीकम। वहीं से एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर, उंगली की जैसा संरचना निकला हुआ है, इसी का नाम है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यही कभी कभी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत तीखा पेन होने लगता है, जिस बीमारी का नाम होता है अपेंडिसाइटिस, या अपेंडिक्स बीमारी का नाम ही है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ये वाला अंग ना अभी काम नहीं आता है। पहले जब इंसान कच्चा मांस खाता था तब ये काम में आता था, ठीक है, कच्चा मांस पचाने के लिए। पर अभी कच्चा मांस हम लोग खाते नहीं है तो इसका इस्तेमाल भी नहीं है। तो हमारी बॉडी में अवशेषी अंग यानी वो अंग जिसका यूज नहीं आ रहा है वो है अपेंडिक्स। ठीक है, ईयर पिन्ना, कान का जो कान जो होता है, हमारा जो कान होता है, कान का पिन्ना जो है, पिन्ना जहाँ पे महिलाएं कुछ कुछ पहनती हैं आजकल, ठीक है, झुमका वगैरह, तो वो वाला जो पोर्शन है वो वाला भी साइंटिस्टों का मानना है कि यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। लेंस का आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं, इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, V/U यानी प्रतिबिंब का दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो V/U, तो V/U कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। ठीक है, ये अगर लेंस नहीं रहकर दर्पण रहता तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता -V/U, बस इतना सा फर्क है, यहाँ माइनस लग जाएगा दर्पण में और लेंस में माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से देख लेते हैं। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक क्या बोला है सर? तो ये हम सुबह के जो वीडियो आती है 7 बजे, उसमें हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक को सिंपली आप समझ सकते हो, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है, जैसे मान लो पानी है, हवा है, डायमंड है, तो सबका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। अपवर्तनांक किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर प्रकाश उसमें जाएगी ना, मुड़ ज़्यादा जाएगी। अब देखो इतना मुड़ गई है, अगर पानी था, हवा में थोड़ा कम मुड़ेगा क्योंकि अपवर्तनांक कम है, और हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, लाइट इस तरह मुड़ जाएगी इसमें, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ठीक है, तो अपवर्तनांक एक मेजरमेंट है जिससे हमको ये पता लग जाता है कि किसी भी माध्यम में लाइट कितनी मुड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए कोई x एक मीडियम है और एक y मीडियम है, हम बोलेंगे x का अपवर्तनांक ज़्यादा है और y का अपवर्तनांक कम है। बताइए लाइट जो है, प्रकाश जो है, किस में ज़्यादा मुड़ जाएगी? x में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक से हमको पता लगता है कि कोई भी माध्यम में लाइट या प्रकाश कितनी मुड़ेगी। ठीक है, एकदम बात। इन सब जो दिया हुआ ऑप्शन है आपको, इनमें सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है वो है हीरा का, और इसका अपवर्तनांक का वैल्यू भी लगभग 2.42 के बराबर होता है। ये वैल्यू भी आप याद रखना। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लगभग लगभग 2.42 के बराबर होता है। चलिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैं आपको। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन हम 10 ही पढ़ रहे हैं, पर 10 पढ़ते हुए 20-25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र देखिए, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट जो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक होता है जिप्सम, जिप्सम, दोनों में क्या है? कैल्शियम सल्फेट तो है ही सही, कैल्शियम सल्फेट वाला पार्ट दोनों में है। ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट यहाँ भी होगा, कैल्शियम सल्फेट यहाँ भी होगा। फ़र्क है बस इतना, हाफ H2O या 2H2O। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O और जिप्सम में होता है 2H2O। अगर पानी 2 है तो वो जिप्सम है, पानी अगर आधा है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। याद कैसे रखो? ये पॉप मतलब फादर, पॉप कहते हैं ना अंग्रेजी लोग, पॉप, हे पॉप हाउ आर यू, ऐसे करके कहते हैं ना। तो पॉप मतलब फादर, पॉप जेब में
कुछ सम दे दो, मतलब कुछ दे दो, हाफ था कुछ दे दो तो दो, मतलब कुछ देगा तो दो हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। ये एक सरिया सा ट्रिक है, आप ट्रिक बना सकते हो वैसे तो पॉप मतलब कम है, पॉप के पास कम है, तो पॉप को बोला जेब में कुछ सम कुछ दे दो, जिप्सम दे दो, तो दो दे दिया। तो देख रहे हो हाफ यहाँ हो गया और यहाँ थे 2 हो गया। सरिया सा ट्रिक था, याद कैसे भी कर लो आप। कैल्शियम सल्फेट दोनों में होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो आधा, और जेब में सम कुछ डाल दोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2H2। ठीक है, तो जिप्सम का जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो सही है। चलें, अगला है एथेनॉल में क्रियाशील समूह कौन सा है? नॉल, ऑल लगा हुआ है, एथेनॉल, ऑल, ऑल मतलब अल्कोहल और अल्कोहल मतलब OH। ठीक है, एथेनॉल, ऑल। ठीक है, अगर एथेनल रहता, नल, नल मतलब अल्डिहाइड, एथेनल रहता तो अल्डिहाइड में CH हो जाता, पर अभी नॉल है, ऑल है मतलब अल्कोहल है, तो OH जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लिखा हुआ रहेगा लास्ट में, ओइक एसिड या ओइक अम्ल लिखा रहेगा हिंदी में। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? कौन सा है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छा ढोता है? सोना, अल्मोनियम, लकड़ी या चांदी? कई लोग लकड़ी कह रहा है, बुर्बक, बुर्बक है बिल्कुल। कौन सा जाएगा आंसर? चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा बेहतर है क्या ढोने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का सुचालक करने के लिए। इसके बावजूद भी सरकार जो है चांदी नहीं लगा करके क्या लगाती है? अल्मोनियम लगाती है, क्योंकि चांदी पहली बात तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर पोल में ऐसे करके लगा देंगे आप चांदी का तार, चांदी का तार अगर लगा दिए तो होगा क्या? रात में लगा के जाएगी सरकार, सरकार का कर्मचारी वगैरह, और सुबह हम लोग क्या कर लेंगे, इसको काट करके घर में चोरी कर लेंगे, और वो पूरा जो पोल खंबा है वो खाली रह जाएगा, लाइट नहीं जाएगी। और ऐसा करने में कईयों की मौत भी तो हो सकती है, लाइट वगैरह लग जाएगी, तो इसलिए सरकार चांदी नहीं लगाती है। ठीक है, तो चांदी बहुत अच्छा चालक है, पर गवर्नमेंट लगाती नहीं है। चलो अगला देखो, निम्न में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ये तो हमने डिटेल में बात करी है क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर पढ़ा था हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमने डिटेल में आपको समझाया कि चूने के पानी को कौन दूधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्न में सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान संभव है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, यानी धातु के साथ, सोडियम धातु है उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ रहे या उसके साथ हाइड्रोक्साइड लगा रहे। ठीक है, या अगर अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड लगा रहे या मैग्नीशियम के साथ हाइड्रो ऑक्साइड लगा रहे, दोनों केस में आप देखो ये सारा का सारा क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार, बेस होता है, और बेस का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। एसिड, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, बेस का, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें pH मान 7 से ज़्यादा वाला सब सही होगा। देखो 7 से कम, 7 से कम, 7 से बहुत कम, तो ज़्यादा जो है एक ही है, तो यही संभव है। एग्जैक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड का इतना वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं है, कौन संभव है पूछ रहा है, तो जो भी 7 से ज़्यादा होगा वो आंसर जाएगा। ठीक है, और pH वाला क्वेश्चन में आप एक ट्रिक भी अपना सकते हो। ट्रिक क्या है? जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा तो उसमें अलग छांट लेना। अलग मतलब क्या? एक तो होगा 7 और 2 वैल्यू अगर 7 से कम है, मान लो 6.8 है और एक है 5, और एक ऑप्शन में देखो ये एक ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन दे दिया मान जाओ 8, तो आंख बंद करके 8 वाला आंसर जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक कैटेगरी का नज़र आ रहा है और 8 7 से अधिक है, एक ही है। या दूसरा ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन दिया 8, 9 और 7.8, और एक जगह दिया है 4, बताओ कौन सा आंसर जाएगा? 4 वाला। क्यों? 7 से अधिक वाला ये सारा का सारा है, तो मतलब 4 वाला चीज़ होगा, और उसमें ओड ऑप्शन पूछ रहा है तो ये वाला जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा शायद, नहीं तो मैं क्लास में वापस समझा दूंगा। चलो अगला है, प्रतिरोध जो है निर्भर करता है, प्रतिरोध किसी भी तार का प्रतिरोध, तार का रेजिस्टेंस जो है निर्भर करता है किस पर? देखो तार का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है ρL/A, रोले, क्लास में रोले करके याद कराते हैं, हंसले नहीं, रोले। तो प्रतिरोध तार का जो है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है सर? देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं आपको समझाता हूँ। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझाने के लिए मैं बनाता हूँ हमेशा एक बैगन, सुंदर सा बैगन बना लो इधर से, ये है आपका खूबसूरत सा बैगन, और बैगन को यहाँ से आप क्या कर लो, काट लो। चलो ठीक है, इसे मैं काट देता हूँ। बैगन को ऐसे काट लो, काटने के बाद आपके पास क्या नज़र आएगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ज़रा सा। देखो काटने के बाद बैगन का ये पोर्शन दिखेगा, और ऊपर से आपको ये सतह दिखेगा। ये तो ये जो सतह है ना, ये जो ऊपर मैंने बनाया है अभी, इसी को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी तार का जो प्रतिरोध है आर है, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बोला ही नहीं जा रहा भाई, नींद लग गई है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा, तार के तापमान पर भी डिपेंड करेगा,
तो मतलब समझ में आया, मतलब समझ में आया, इनमें से सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जाग जाओ, सोने वाला जाग जाओ, कुछ तो हंगामा करो। प्रतिरोध निर्भर करेगा किस पर भाई, इनमें से सभी। ठीक है, चलो क्लास में बताऊंगा डिटेल में ये वाली बात, पर अब तो क्लास में सारे बच्चे होंगे नहीं शायद, तो यहाँ मैं बताऊंगा। वैसे सब्जेक्टिव जब पढ़ाऊंगा, जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा में जब बताऊंगा ना, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। छोटे आंत, छोटो आंत हो गया, छोटो मोटो क्या होता है, छोटी होगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन भाई। छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का 3 भाग है, उसका नाम है, डीजे बजाओगे ना तो इल्म हासिल नहीं होगी। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, छोटी आंत डीजे बजाओगे तो इल्म हासिल नहीं होगी। तो डीजे बजाने से इल्म नहीं मिलेगी, कौन सा भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम, बोलो वापस, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम, ये तीनों छोटी आंत का भाग है। इसके अलावा जो दिख रहा होगा वो नहीं होगा, नहीं है, कौन सा, कोलोन। ठीक है, चलिए भाई, तो हो गया ख़त्म आज का है, कल करते हैं अब हम लोग। रखा है बहुत सारा अपना ख्याल, और 10 में से कितने सही हुए आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर एक भी सही हो रहा है तो भी बताओ कि एक ही सही हुए, कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।